हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक का अगला पार्ट। लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा था शेल मॉडल, न्यूटन्स शेल मॉडल, और उसमें हमने देखा था कि एक शेल लिया मैंने, ये लिया, उसकी डिफरेंट रेडियस के साथ हमने कहा ये रेडियस है इसका शेल, और इसका रेडियस हमने माना कि ये है कैपिटल आर, और इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमने फाइंड किया था। पी पॉइंट मान लिया जो एक्सटर्नल पॉइंट है आपका, इस पे हम लोगों ने फाइंड किया था फोर्स की वैल्यू। ठीक है, देन आज हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अगर ये डिस्टेंस आर है और आर इज, इसे हमने कहा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द शेल, एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, देन एफ की वैल्यू आपको मिली थी, एफ इज इक्वल टू जी, the mass of the cell is capital M, and here the mass of the particle will be small m. Then F is equal to G m m upon r square. कब? When small r is greater than capital R. ठीक है, ये क्या था आपका? ये था आपका न्यूटन्स शेल थ्योरम। हाँ, हमने कहा ये है हमारा ओरिजिन O। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पॉइंट को सेल के किसी एक पॉइंट तक लेकर आते हैं। हमने कहा ये है वो पॉइंट, और इससे जो रेडियस बनेगा, हमने कहा अब इसका जो रेडियस ड्रॉ होगा वो रेडियस कुछ इतना होगा, हमने ऐसा माना। ये है आपका स्मॉल आर। देन इस केस में जो इफेक्टिव मास होगी इस सर्कल की, स्मॉल आर रेडियस की, वो 0 होगी। और अगर इसके इफेक्टिव मास की वैल्यू 0, देन आप कह सकते हो फोर्स इज इक्वल टू 0। कब? व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ाई की थी लास्ट टर्म पे। अब हम इसका वेरिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, हमने कहा ये है आपके फोर्स की एक्सिस, और ये है आपके रेडियस की एक्सिस। इस साइड हमने लिया एफ की वैल्यू, और इस साइड हमने लिया आर की वैल्यू। देन आप जरा देखो यहाँ पे, ये जो सेल का रेडियस है, हमने ये रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे इस सेल का रेडियस है, ये रहा। ठीक है, इसे हमने कहा ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये है ओरिजिन। मींस इस बीच में ये हॉलो है। देन अगर ये हॉलो है तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? फील्ड की वैल्यू 0 होगी। F इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हो, व्हेन r इज लेस देन स्मॉल आर, F इज इक्वल टू 0। एंड जैसे ही आप इस सेल के बाहर जाते हो, आउटसाइड एट द सेल, आपकी वैल्यू कांस्टेंट होती क्योंकि r की वैल्यू चेंज नहीं होती। और जैसे ही आप इससे बाहर जाते हो, इसका जो नेचर है वो हो जाता है 1/r² का। मीन्स ये नेचर मिलता है हमें, F is proportional to 1/r²। This is the nature of force of attraction outside the shell। ठीक है, हम इसी को अब नेक्स्ट शेल थ्योरम में लेते हैं। फॉर अ सॉलिड स्फीयर, फॉर अ सॉलिड स्फीयर,
इस बार ये हॉलो नहीं है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और माना यहाँ पे एक मास है ये रहा, और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये है मैंने माना कैपिटल आर, स्मॉल आर, और ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और ये हो गया मास m, और इसकी ये डिस्टेंस है r। ये रहा आपका ओरिजिन O। देन इस सिचुएशन में आप कह सकते हो when small r is greater than capital R, then F is equal to G m mass of this object will be capital M and upon R square। ठीक है, ये हम कह सकते हैं बिकॉज ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी इस पे इस साइड होगी और यही खींचे गई। वैसे दोनों मासिव है तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगी। ये होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F का नेचर जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देन हमने सेकेंड केस लिया व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मीन्स इस केस में जो आपका पॉइंट है वो कुछ इनसाइड है। हमने कहा ये है आपका इनसाइड पॉइंट, और इससे जाने वाला जो सर्कल है वो ये है कुछ। ठीक है, देन अगर आपके इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कम हो रहा है देन उसका इफेक्टिव मास भी कम हो जाएगा। हमने अब माना इसका इफेक्टिव मास है m डैश, और चूंकि सॉलिड स्फीयर है तो उसकी डेंसिटी हमने मानी रो। अब इस सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है ये कहाँ आ गया आपका, आपका ये मास यहां आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, इनसाइड ये रहा आपका मास m। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो देन F is equal to G m dash m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले m की बात करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, therefore volume of the object 4/3 pi radius means capital R cube into rho। ये मिल गई हमें m की वैल्यू। ठीक है, एंड m डैश की वैल्यू वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये जो छोटा वाला है इसका वॉल्यूम इनटू रो। देयरफॉर आप कह सकते हो m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 4/3 पाई और रो तो कट जाएगा, आपको मिल जाएगा r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, मीन्स यहाँ से हमने m डैश की वैल्यू निकाल ली। m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M r क्यूब अपॉन r क्यूब। देयरफॉर f की वैल्यू, ये तो इक्वेशन 1 हो गया आउटसाइड, एंड f इज इक्वल टू g m डैश मीन्स m r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, ये जो है ये इसके पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगी वैल्यू F इज इक्वल टू G
एम अपॉन, एंड स्मॉल एम भी होगा यहाँ पे, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर. This is the value of force of attraction inside the sphere, inside the sphere. And here we get F is proportional to R. That means inside force का nature कैसा होगा? Inside force का nature linear होगा. तो इसे भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके वेरिएशन को. हमने कहा ये आपका F एक्सिस एंड ये आपका X एक्सिस, और ये मान लिया हमने ये है इसका रेडियस R. इस साइड क्या लिया हमने? इस साइड F लिया एंड दिस साइड R. देन ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया आपका रेडियस R. ओरिजिन टू R रेडियस तक मतलब इनसाइड द स्फीयर जो नेचर है वो क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन 1 की तरीके से, सॉरी ये इक्वेशन 2 की तरीके से. F इज प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड, और ये क्या है? ये है आपका आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है, तो नेचर क्या मिला हमें? हमें नेचर मिला लीनियर. लीनियर मींस ये बिल्कुल ऐसे. देन R पे तो कांस्टेंट होगा, एंड जैसे हम बाहर जाएंगे इसका नेचर बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा लास्ट वाले में था. मींस यहाँ पे नेचर हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू R, एंड यहाँ पे नेचर हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो न्यूटन साहब ने शेल थ्योरम के बिहाफ पे फोर्स का वेरिएशन रिप्रेजेंट किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, देन फोर्स के बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पहली बात, हमने माना कि हमारा ये अर्थ है और इस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रखा है, इसके सरफेस पे. कितने रेडियस पे? हमने कहा ये है अर्थ का रेडियस R. इसका मास हमने कहा m. ये है आपकी अर्थ जिसका मास है me. रेडियस की वैल्यू है RE, किससे? ओरिजिन O से. देन इस पे एक फोर्स नीचे की ओर काम करेगा वेट की तरीके से, और उसकी वैल्यू होगी mg. F इज इक्वल टू mg. तो पहला तो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा फोर्स F इज इक्वल टू mg लग रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट, ये मास यहाँ पे रुका हुआ है. देयरफॉर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G me m अपॉन RE². ठीक है, बट F इज इक्वल टू क्या है? mg. इसके वेट के इक्वल है. देयरफॉर
from equation 1 and 2 we get हम कह सकते हैं mg is equal to g MEM अपॉन r स्क्वायर। ये मास इसके साथ कैंसिल आउट और आपको यहां से मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g me अपॉन r स्क्वायर at the surface of the earth। The equation 3 gives the acceleration due to gravity at the earth surface ठीक है बच्चों। ओके ये मिल गई हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होती है न्यूमेरिकली जी की वैल्यू हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलती है इन SI सिस्टम एंड इन CGS सिस्टम इसी की वैल्यू होती है 980 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो था अर्थ सरफेस का। क्या जी की वैल्यू वैरी भी करती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन? मींस अगर इसको मैं किसी हाइट तक लेके जाऊं तो क्या जी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस आएंगे, या मैं इसको किसी डेप्थ पे लेके जाऊं या इसके लैटिट्यूड पे देखूं, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या कोई चेंजेस आते हैं, ये देखते हैं। मींस द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसमें पहला है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट h। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइट के रिस्पेक्ट में g की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम मानना होगा। हमने कहा कि एक सिस्टम है, सपोज ये है हमारा सिस्टम अर्थ, और अर्थ से किसी हाइट h पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने कहा इसकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो h है और इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। एंड द होल डिस्टेंस मीन्स यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस, इसे हमने मान लिया कि ये हमारा स्मॉल r है। मीन्स इसका मास m कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है अर्थ सरफेस से, और ये जो वैल्यू है ये है इसके RE की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस जो इसकी है इसे हमने मान लिया r। देयरफॉर r इज इक्वल टू RE plus h। Then we know that according to Newton's law of gravitation,
ये जो अर्थ है ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा with force of attraction F. Therefore हम कह सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, पहले बात करते हैं अर्थ सरफेस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the earth surface, at the earth surface क्या मिल जाएगी हमें, आपको पता है G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड acceleration due to gravity at the height h will be gh. Therefore gh is equal to gme upon r square. The distance between this is equal to gme upon r की वैल्यू पुट कर दिया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2. ठीक है, ओके. देन कंपेयर करना है हमें, वेरिएशन फाइंड करना है, तो GH की वैल्यू ये है, G की वैल्यू ये है. आप कह सकते हो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या GH अपॉन G इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GME अपॉन RE स्क्वायर. ये दो कैंसिल आउट, आपको मिल गए GH अपॉन G इज इक्वल टू, देखिए ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो ये नीचे आ जाएगा, मीन्स आपको मिल जाएगा आर ई प्लस एच, सॉरी आपको मिल जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. दैट मीन्स जी एच इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी. फर्स्ट वैल्यू तो आपको ये मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपको ये मिलेगी. अब इसे थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं. नाउ हम इसे लिख सकते हैं, ये कब होगी, जब आपकी आर ई के रिस्पेक्ट में एच की वैल्यू उसके ऑर्डर की हो, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे. फॉर एग्जांपल आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर. अगर इसी के ऑर्डर का मीन्स 10⁻³ के ऑर्डर की हाइट होगी, देन आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे. अदरवाइज आप लिख सकते हो इसे आर ई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके गए इसके, तो ऊपर जी अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. देन आप इसे लिख सकते हो जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू पावर -2. अब यहाँ पे देखिए h की वैल्यू
एच की वैल्यू अगर किसी भी बॉल को आप ऊपर की थ्रो करते हो तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक थ्रो कर सकते हैं? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैक्सिमम। बहुत बड़ी वैल्यू है ये। आप बिना किसी डिवाइस के इतने हाइट तक किसी भी बॉल को थ्रो नहीं कर सकते, बट हमने ऐसा मान लिया कि मैक्सिमम कितनी। देन अगर मैं बोलूं 50 किलोमीटर तक आपने फेंक लिया, देन 6400, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट, देन 0, फिर वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है ना? ये आ जाएगी एक और 0 लगेगा, देन अप्रोक्सीमेट 8, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं या इस वैल्यू को कंपेयर टू 1 देखते हैं तो ये वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू और भी छोटी होती चली जाएगी, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि ये इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो इसका स्क्वायर होगा तो वो और भी छोटी है होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम हम -2 को इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है? बायनोमियल थ्योरम कहता है कि जब भी x की वैल्यू कंपेयर टू 1 प्लस एक्स टू पावर एन हो तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एन एक्स होगी। व्हेन, कब? व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो देखो बच्चे, ये जो वैल्यू है ये 1 के कंपेयर में बहुत छोटी है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप बिल्कुल इसका यूज करके लिख सकते हो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू, सॉरी ये आपकी जी एच की वैल्यू है, जी एच इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब when h is very very less than re। ठीक है? आप इसको कब यूज करोगे? जब वो दोनों नियरली कंपेयर में हो, ठीक है? या आप ऐसा समझ सकते हो जब आपको h पता हो, हाइट, तो आप इसे यूज करो, अदरवाइज ऑल टाइम आप इसे यूज करो क्योंकि आपको नहीं पता है कि h की वैल्यू कितनी होगी। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, हाइट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही है। आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर के बढ़ने पे ये क्वांटिटी बड़ी होगी, और ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो 1 में से माइनस होने पे ये पूरी क्वांटिटी छोटी होती जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट जीएच इज, जो जीएच की वैल्यू होगी वो जी से छोटी मिलेगी। ये इसका रिजल्ट है कि किसी भी हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू लगातार हाइट वाइज घटती जाती है। ठीक है? ये तो बात थी वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अब देखते हैं डेप्थ में क्या होता है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ डी। ये देखते हैं। तो फिर से हमने सबसे पहले एक मान लिया ये अर्थ है, ठीक है? और इस अर्थ के डेप्थ में हम यहां आते हैं, वेट, हम इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे कितना हम डेप्थ है, हम यहां से ये इतना डेप्थ आ गए और ये है आपके ओरिजिन की वैल्यू।
ठीक है, हमने कहा इसकी हाइट से हम डी डेप्थ पे आए, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जो रेडियस है वो है आर ई, ये जो रेडियस है ये है आर ई, देन डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी आर ई माइनस डी। हम यहां पर आए और इसके मास की वैल्यू m और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू एम ए। बट जैसे ये डेप्थ पे आएगा इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, और रेडियस के कम होने पे जो इफेक्टिव मास की वैल्यू होगी, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ, उस वो भी कुछ चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा कि इसके डेप्थ पे आने पे अर्थ का मास चेंज होके क्या हो गया, एम ई डैश, जबकि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी रो। देन हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस g is equal to g me upon re square. Here mass of earth is equal to volume of the earth into density, means 4 by 3 pi re cube into rho। हमने इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया तो g की वैल्यू मिल गई हमें कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो अपॉन आर ई स्क्वायर। देन ये आर ई स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट और वैल्यू मिल गई आपको g की, g इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई रो इंटू जी। दिस गिव्स इक्वेशन 1, acceleration due to gravity at the earth surface with respect to density। ठीक है, then now acceleration due to gravity at depth d, क्या हो जाएगी, हमने माना जी डी, एंड जी डी इज इक्वल टू जी, डेप्थ पे मास की वैल्यू क्या होगी अर्थ के, एम ई डैश, एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर से, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहां भी निकालते हैं, हेयर एम ई डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब देखिए एम ई डैश का वॉल्यूम, तो एम ई डैश के लिए जो आपका रेडियस है वो कितना है, आर ई माइनस डी, तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो जी डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको जी अपॉन आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, देन यहाँ पे ये इसके क्यूब के साथ कैंसिल आउट, आपको जी डी की वैल्यू मिल गई, जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी रो इंटू जी, इक्वेशन 2। अब ये रहा आपका इक्वेशन 1, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1, ये रहा, और ये रहा आपका इक्वेशन 2। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो इसको,
आप इसे कह सकते हो, इसको आप then from equation 1 and 2, wait, from equation 1 and 2 we get, यहां भी कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दें, GD अपॉन G इज इक्वल टू, GD की वैल्यू आपके सामने है 4/3 पाई RE माइनस D इंटू रो इंटू G अपॉन, इसकी वैल्यू सिर्फ RE माइनस D की जगह पे देखो क्या है, RE माइनस D की जगह पे RE है, तो 4/3 पाई RE इंटू रो इंटू G, तो सब कुछ कट गया, ऊपर सिर्फ आएगा RE माइनस D और नीचे आ जाएगा RE। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई, इसको आपने और सॉल्व किया तो 1 माइनस D अपॉन RE, दिस इंप्लाइज दैट GD is equal to 1 minus D upon RE into G। ये मिल गई आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के रिस्पेक्ट में GD की वैल्यू। अब देखिए D की वैल्यू मींस डेप्थ, जितना नीचे जाओगे आप अर्थ में वैसे से ये क्वांटिटी बढ़ेगी, देन अगेन 1 माइनस, तो 1 माइनस से ये क्वांटिटी और छोटी होगी, देन GD की वैल्यू जैसे से डेप्थ पे जाओगे आप वो कम होती जाएगी। तो आप यहां से कह सकते हो GD इज ऑल्सो लेस देन G। आपके चेंज होने पे, डेप्थ के बढ़ने पे G की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज variation of G means acceleration due to gravity due to latitude most important। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें अर्थ की पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, तो हमने ये अर्थ बना दिया, ठीक है, जिसका रेडियस ये लिया, ठीक है, और एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस पे यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस पोजीशन पे है, हमने ये माना, इसका मास क्या है, इसका मास हमने माना स्मॉल m, ये रहा ओरिजिन, कितने लैटिट्यूड पे है, ये है हमने कहा लैम्डा, लैम्डा एंगल पे है, इसका जो लैटिट्यूड की वैल्यू है वो लैम्डा है। देन ये मास अर्थ अपने एक्सिस के क्रॉस रिवॉल्व कर रहा होगा, हमने कहा ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी इस एक्सिस के क्रॉस इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, देन हम कह सकते हैं इसका जो रोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, और ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये इस एक्सिस के रोटेशन की रेडियस होगी, हमने इसे कहा ये है स्मॉल आर, ठीक है, ये है स्मॉल आर। देन अगर ये ऑब्जेक्ट m मास का जो ऑब्जेक्ट है ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस पे इसका जो वेट होगा वो किधर काम करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, कितना काम करेगा,
mg, ठीक है। और चूंकि ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा बाहर की ओर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका किधर काम करेगा, बाहर की ओर काम करेगा। देन हमने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। इसका एक कंपोनेंट हमने इसी की तरफ लिया, मींस जो मैनेज कर रहा था mg को, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया। दो कंपोनेंट में इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो अगर ये लैम्डा है तो इस एंगल को भी हम कहेंगे ये भी हमारी लैम्डा ही होगी, सेम लैटिट्यूड। देयरफॉर एम आर ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और ये वैल्यू हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। ये मिल गई हमें वैल्यू सारी। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अब देखो, आपको पता है ये स्मॉल आर मतलब इसका रेडियस है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर ये ओमेगा है देन ये एंगल कितना होगा, सॉरी ये लैम्डा है तो ये एंगल भी आपका लैम्डा ही होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये कट कर रही है। देन इसका कंपोनेंट अलोंग दिस साइड, मैंने कहा ये जो पॉइंट है ना ये P है, OP की वैल्यू आप कह सकते हो OP, OP मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ R OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का कंपोनेंट इधर कितना, नहीं, इस R का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना, क्योंकि आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये है O, ये है P, इसे मानते हैं Q, देन PQ इज इक्वल टू, तो ये है R, ये है इस साइड कंपोनेंट कैपिटल R कॉस लैम्डा, तो यहां से मिल गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कॉस लैम्डा। पहली बात, इसका प्रोजेक्शन ले लिया इस साइड। अब अगली बात कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है लैम्डा लैटिट्यूड पे, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप कह सकते हो कि mg माइनस, भाई ये बड़ा फोर्स होगा, mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा की वैल्यू नेट फोर्स की इक्वल होगी। तो इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू थी, हमने माना कि p पॉइंट पे जो g की वैल्यू है वो है g लैम्डा। मैं मानता हूं एट p acceleration due to gravity is equal to g लैम्डा। तो ये इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई, मतलब एक्सेलरेशन, और मास है m, तो किसके इक्वल होगा ये, m इंटू जी लैम्डा रिजल्टेंट। तो सारे m को आपने उड़ा दिया, आपको यहां से मिल गया g लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ये मिल गया आपको वेरिएशन ऑफ g। अब सिंस आप जानते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट g लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस r cos, मतलब कैपिटल R तो रहेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा और कॉस मिलके बन जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा।
आप इसे इन टर्म ऑफ रेडियस इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो यहां पे इस वेरिएशन का क्या फर्क पड़ रहा है। अब कॉस लैम्डा की वैल्यू जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू जैसे से बढ़ेगी, कॉस लैम्डा की वैल्यू वैसे से घटेगी। आपको पता है कि कॉस थीटा वैरी करता है 1 से लेकर 0। ये 0 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, मतलब 0 से 90 के चेंज होने पे कॉस थीटा की वैल्यू लगातार घट रही होती है। तो अगर ये कम होगा तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, ये पूरी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इकलौता एक ऐसा ये है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इक्वेटर से इसके पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वैल्यू घटेगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये हमारा वेरिएशन था, चेंज था किसका, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो बच्चों आज सिर्फ यहीं तक करते हैं, कल हम इसके आगे की बात करेंगे। ओके।